हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कल हमने क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 पढ़ा था, जिसमें हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में देखा था कि भाई अमेजन बेसिन हमने देखा था और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे जो बेसिन है, मतलब के ड्रेनेज सिस्टम जो होता है नदियों का, वो कैसे आदमी को, ह्यूमन को, हमारी जो लाइफ है उसको कैसे इजीली करता है। और अगर वो बेसिन अच्छा नहीं हो तो कैसे हमारी जो लाइफ है, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो तो कैसे डिफ़िकल्ट हो जाती है। और हर जगह का अपना इन्वायरमेंट अलग होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो जनसंख्या का घनत्व है वो भी डिपेंड करता है। तो ये हमने कल के चैप्टर में अपना देखा था। तो भाई जिसको एनसीईआरटी की डीप स्टडी करनी है तो वो चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी पूछा जाता है, बाद में और आगे लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, तो भाई एनसीईआरटी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, लाइफ इन डेजर्ट। आज हम देखते हैं कि भाई इसमें हमें जो रेगिस्तान है, दो तरह के रेगिस्तान हमने इसमें डिस्क्राइब किए हुए हैं। एक है कोल्ड डेजर्ट, एक है हॉट डेजर्ट। हॉट है जो कि सहारा मरुस्थल के बारे में हम पढ़ेंगे। कोल्ड है जो लद्दाख, भारत में है जो लद्दाख, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे वहाँ का जीवन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा है कि भाई जो जल है वो जीवन के लिए मतलब कि काफ़ी आवश्यक है, महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बिना तो जो जिंदगी है वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब जो हम डेजर्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे यही है। डेजर्ट होता क्या है? एक ऐसा शुष्क प्रदेश होता है जिसमें या तो बिल्कुल उच्च तापमान रहेगा या निम्न तापमान रहेगा, और जो वनस्पति है, जो जैव विविधता है वो विरल रहती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है जिसको हम रेगिस्तान की कैटेगरी में फिर डालेंगे। एक स्थान की अगर ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो उस स्थान को रेगिस्तान कहा जाता है। वो फिर हॉट रेगिस्तान भी हो सकता है, गर्म रेगिस्तान भी हो सकता है, और वो कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो विशेषताएं हैं भाई, जो विरल वनस्पति है वो उसमें भी मिल सकती है, कोल्ड वाले भी मिल सकती है। एक्सट्रीम कहीं पे ठंड होगी तो वहाँ पर भी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना, जब पानी ही जम जाएगा। पानी हमारे लिए ज़रूरी है। एक क्या है कि भाई जब ज़्यादा गर्मी है कहीं पे, वहाँ पे वैसे पानी नहीं मिल पाता है, जहाँ पे ठंड है वहाँ पे पानी होते हुए भी जम जाता है। तो दोनों ही चीज़ों में क्या है, अभी पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं, ये मैंने जो सारा था वो कहीं गर्म है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसी को हम रेगिस्तान कहते हैं, जहाँ पर विरल वनस्पति रहेगी, उच्च और निम्न तापमान रहेगा, या तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में रहेगा तापमान, या बिल्कुल ही इतना कम रहेगा तो वहाँ वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाई गर्म रेगिस्तान के बारे में, जो है सहारा का मरुस्थल। ठीक है, सहारा का मरुस्थल कहाँ पर पड़ता भाई? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के भी उत्तरी भाग में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में सहारा का मरुस्थल पड़ता है। लगभग अगर हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो सहारा का मरुस्थल बताएंगे आप। लगभग अगर इसकी बात करें तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये देख लो कि भारत का जो है क्षेत्रफल वो 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये लगभग 3 गुना के आसपास हो गया। ये अकेला जो सहारा मरुस्थल है वो फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप में। इसमें 11 कंट्री आते हैं भाई। सहारा मरुस्थल जो 11 कंट्री में फैला हुआ है अफ्रीका महाद्वीप के। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अल्जीरिया है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। तो ये 11 जो देश हैं इनमें फैला हुआ है सहारा का मरुस्थल।
ठीक है। अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो मरुस्थल का, जब हॉट मरुस्थल की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई वो बालू रेत से बना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बालू रेत से ही बना है जो सहारा का मरुस्थल है। ठीक है, बालू रेत तो इसमें है ही है, और बना है ये बजरी। इसमें यहाँ पर बजरी के मैदान भी हैं और नगन चट्टानी सतह वाले कुछ उठे हुए पठार भी हैं। पठार हम किसको बोलते हैं भाई, जो धरती से थोड़ा सा कुछ उभार में रहता है और ऊपर फ्लैट रहता है फिर। ठीक है, तो उसको पठार बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ उठे हुए नगन चट्टानों वाले पठार भी पाए जाते हैं सहारा मरुस्थल में। और वो पठार हैं जो वो सतह इतनी उठी भी हो सकती है, तो कहीं कहीं पर उनकी जो ऊंचाई है वो 2500 मीटर तक भी है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान देना। ये बताते हैं कि भाई जो सहारा मरुस्थल अभी इतना मतलब ऐसा रेगिस्तान जो बन चुका है, वो बताते हैं कि कभी इतना हरा भरा हुआ करता था कि वहाँ की गुफाएं हैं, जो सहारा की गुफाएं हैं, उसके चित्रों से पता चलता है कि भाई वहाँ पर नदियाँ और मगरमच्छ भी पाए जाते थे। ठीक है, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु मतलब ठीक है, बकरियां, ऐसे जो जानवर थे वो भी पाए जाते थे। और ये हुआ किसकी वजह से, ये इतना गर्म और शुष्क किसकी वजह से हुआ भी, जलवायु के परिवर्तन। ये एग्जाम में एक बार बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि सहारा का मरुस्थल क्यों बना, तो जलवायु में परिवर्तन की वजह से वो इतना गर्म और शुष्क बन गया है। ये देख सकते हैं आप, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। इसमें देख सकते हैं उत्तर जो अफ्रीका है यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसमें ये फैला हुआ है, कर्क रेखा के आसपास का जो है ऊपर नीचे का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जलवायु वहाँ की कैसी है। तो जो सहारा मरुस्थल की जलवायु है भाई, पूछी जाए तो आपसे गर्म और शुष्क, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी होने की वजह से नमी नहीं है। ठीक है, जो बारिश है, कुछ तो बारिश होती ही नहीं है, थोड़ी बहुत जो बारिश होती है तो वो ज़मीन पर आकर जल्दी ही शुष्क हो जाती है। ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है, वो मॉइस्चर जो ज़मीन में मॉइस्चर एक होना चाहिए वो नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी कम उग पाते हैं। वही पेड़ पौधे उग पाते हैं जो गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, दिन में है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है भाई, जो गर्मी है वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है दिन में। ठीक है, तापमान, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान ज़्यादा रहता है। तो और ये है कि भाई दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और जो रात को है तापमान काफ़ी गिर जाता है, हिमांक से भी, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, एक बार क्या है कि भाई सहारा के अल्जीजिया क्षेत्र है जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है। ठीक है, त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है अल्जीजिया क्षेत्र। वहाँ पर सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है, वैसे 50 डिग्री सेल्सियस तो बताते ही हैं, लेकिन जो ये जगह है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है भाई, इसको ध्यान से देखना। अल्जीजिया क्षेत्र है जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में है। वहाँ पर 1922 ईस्वी में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो नोट किया गया था। ठीक है, और दिन में तापमान ज़्यादा रहता है और रात को जो तापमान है वो बिल्कुल गिर जाता है, 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसके बाद देखते हैं वहाँ पर जो फ्लोरा और फौना। ठीक है, वनस्पति जात और प्राणी जात क्या क्या, मतलब किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और कौन कौन से जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। तो कैक्टस और खजूर के पेड़ और एकेसिया। ठीक है, ये जो वनस्पति है वो पाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर मरुदान पाए जाते हैं भाई। मरुदान क्या होते हैं, मरुदान है जो खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरे द्वीप बोला जाता है जिसको। ठीक है, मतलब वैसे तो वहाँ पर हरियाली ज़्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन कहीं कहीं पे बोल रहे हैं कि भाई कहीं कहीं पे मरुदान पाए जाते हैं। अब वो मरुदान क्या होते हैं, पहले हम मरुदान को देख लेते हैं। मरुदान होते हैं भाई जब
रेत एक जगह से क्या होता है, एक जगह से हवा रेत को उड़ा ले जाती तो वहां पर गर्त मतलब कि खड्डा सा बन जाता है और उस खड्डे में जो जमीन का पानी है ऊपरी सतह पर आ जाता है, जिसकी वजह से जमीन को पानी मिलेगा। पानी जहां पर मिलेगा तो वनस्पतियां तो फिर अपने आप उगनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां पर हरे भरी जो वनस्पतियां हैं वो उग जाती हैं और आसपास की जो जमीन है वो उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे लोग निवास स्थान अपना बना लेते हैं, खजूर के पेड़ और अन्य फसलें जैसे उगाने शुरू कर देते, तो उसी को अमरूदान बोला गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर मिलता है, ये हर जगह पे नहीं। और ये मरूदान मतलब कि भाई छोटे से भी हो सकते हैं, ये खड्डे तो छोटे से भी बन सकते हैं। और कोई कोई जो मरूदान है वो इतना बड़ा है, जो मोरक्को का बोला गया है कि मोरक्को में एक टेफलीलालेट, ठीक है, मोरक्को में टेफलीलालेट एक मरूदान है जो इतना बड़ा है कि वो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मोरक्को का टेफलीलालेट मरूदान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जो अभी वापस आते हैं अपना इस पर वनस्पतियों पर, तो ये था भी कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया जो वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मरूदान पाए जाते हैं, जो मैंने बताया अभी मरूदान क्या होते हैं। इसके अलावा जो प्राणी जात है मतलब के जो वन्य जीव हैं वो हैं ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ। ठीक है, वो यहाँ के मेन जीव जंतु हैं जो पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, लोग यहाँ पर कैसे हैं भाई। ठीक है, तो सहारा की जो जलवायु है वो तो काफ़ी कष्टकारी तो है ही भाई। जब वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर रहने की अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, तेज है जो पवने हैं, गर्म हवाएं हैं वहाँ पर, बिल्कुल रात को बहुत ज़्यादा ठंड भी हो जाती है फिर। ठीक है, तो इतने उसमें भी लोग विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। मेन कौन कौन से भाई नाम जहाँ से पूछा जाता है वो है बेदुइन और तुआरेग। बेदुइन और तुआरेग हैं जो चलवासी जनजाति, ज़्यादातर लोग क्या है चलवासी हैं। ठीक है, चलवासी कौन होते जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है चलवासी। चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। ठीक है, जिससे उनको क्या है कि दूध मिलता है, खाल मिलती है। खाल से वो क्या करते हैं, जूते, पानी की बोतल और पेटी बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। और पशुओं के बालों का उपयोग वो चटाई, कालीन, कपड़े या कंबल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। भाई इतनी गर्मी होने के कारण भी यहाँ के लोग है ना भारी वस्त्र पहनते, किससे, गर्म हवाओं से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए भी लोगों को भारी वस्त्र पहनने पड़ते हैं। ठंड से बचने के लिए नहीं, यहाँ के लोग गर्मी से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। अब रहने का जो है वहाँ पे रिहासगी है जो वो है ज़्यादातर मरूदानों में। क्या, क्योंकि मैंने बताया था वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो अपने खजूर के पेड़ लगा लेते हैं और आसपास की जो भूमि है उपजाऊ भूमि में वो कृषि करना शुरू कर देते हैं। और एक है मिस्र में नील घाटी। मिस्र में नील घाटी है जो लोगों को निवास में मदद करती है। एक तो सहारा के मरूदान है और मिस्र में नील घाटी है। ठीक है, वहाँ पर लोग खजूर के पेड़ जो उगा लेते हैं। और जो कृषि करते हैं वो किस किस की करते हैं, वो है चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। याद रखना ये चावल, गेहूं, जौ और सेम। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा है भाई मिस्र में उगाए जाने वाला जो कपास है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये भी पूछा गया है। फिर और क्या है भाई, वहाँ पर तेल मिलता है। ठीक है, तेल मिलता है किसमें, ज़्यादातर अल्जीरिया में, लीबिया में और मिस्र में। ठीक है, वहाँ पे तेल मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये नहीं है कि लोग जाते नहीं हैं, फिर भी जाता है वहाँ पे, आवागमन है जो उसकी वो बढ़ा हुआ है। और कौन से खनिज है, लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज और यूरेनियम है। ठीक है, तेल मिलता है, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम मिलता है वहाँ पर। ठीक है, अभी और यहाँ के जो लोग हैं
वो अभी क्या बोल रहे हैं कि आजकल वो मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग अब बन गई है। अभी क्या है कि चेंज हो रहा है। ये पूछा जाए कि भाई अब क्या चेंज हो रहा है, तो ये है भाई पहले थे जो उनके घर ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अब क्या है कि खिड़कियों जो कांच की खिड़कियों वाले उनके भवन शुरू हो गए हैं। पहले जो ऊंटों पर वो सामान ढोते थे इधर से उधर, वहां पर सुपर महामार्ग बन गई है। नमक का व्यापार जो ऊंटों पर किया जाता था अभी वो ट्रकों में किया जा रहा है। ठीक है, तुआरेग जो वहाँ की जनजाति जो बताई गई थी तुआरेग, वो लोग अब मार्गदर्शन पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये था भाई गर्म रेगिस्तान सहारा जो कि विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब है ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, लद्दाख। यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारे जो टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन है पेपर जो बनते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है लद्दाख से। ठीक है, एक तो यही है कि भाई ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है। अब लद्दाख, लद्दाख का नाम अगर बात करें तो दो शब्दों से बना, ला और दाख। ला और दाख। ला का क्या अर्थ है भाई पर्वतीय दर्रा, और दाख का अर्थ है देश। पर्वतीय दर्रा क्या होता है कि भाई दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोला जाता है। ठीक है, तो ये पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश, तो है वो है लद्दाख इसका मतलब। ठीक है, लद्दाख के उत्तर की अगर हम बात करें, ये है भाई जम्मू कश्मीर के पूर्व में वरहत हिमालय में, वरहत हिमालय है भाई जो सबसे ऊपर हिमालय है। ठीक है, इसके उत्तर में है कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ। लद्दाख के उत्तर में क्या है कराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, दक्षिण में है जास्कर पर्वत। पूछा जाता है, यही चीजें पूछी जाती है एनसीईआरटी से, और क्या पूछा जाता है, यही तो है इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी सबसे प्रमुख है। और यहाँ पर क्या है, जो नदियां हैं वो गहरी घाटियां और महाखड्ड का निर्माण करती, जिसको गोर्ज बोलते हैं। ठीक है, गोर्ज बोलते हैं जिसको। लद्दाख में अनेक ग्लेशियर, हिमानियाँ होती ग्लेशियर है, जिसमें कि गैंगरी ग्लेशियर है वो एक है, कई हैं जिसमें कि गैंगरी जो ग्लेशियर है वो एक है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, लद्दाख की ऊंचाई की बात करें तो कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर कराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है इसकी ऊंचाई लद्दाख की। यहाँ की जलवायु की बात करें तो वो शीतल और शुष्क रहेगी भाई। ठीक है, ठंडी है और शुष्क है, बारिश कम होती है, शुष्क है। इस ऊंचाई पर क्या है, मतलब अगर इसके जो टेम्परेचर की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है दिन में, रात में वो टेम्परेचर -30 डिग्री तक नीचे चला जाता है, उससे भी नीचे चला जाता है। ये तो गर्मी का हाल भाई। ठंड में तो बिल्कुल ना बर्फ बन जाती है। ठंड में तो बता रहे हैं कि जो दिन का तापमान है वो -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, लगभग हर समय ही तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। ये क्या बताते हैं, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में, वृष्टि छाया क्षेत्र एक बात समझ लो क्या होता है, जैसे ये कोई पर्वत हो गया। ठीक है, तो जो हवाएं हैं, इस हवाएं जो अपने साथ जो नमी लेकर आती हैं, तो वो बारिश कहाँ पर करती भाई, जहाँ पर उनको टकराव मिल जाता है। तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो इस पहाड़ पर जब टकराएंगी तो यही इस साइड बारिश करेंगी वो। ठीक है, वो पूर्व की तरफ बारिश करेंगे तो इस पहाड़ का जो वो पश्चिम की तरफ बारिश करेंगी, तो पूर्व का जो इलाका है वो क्या रह जाएगा, उसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। मतलब कि इस पहाड़ से टकराकर पहले ही बारिश होगी और इसको क्रॉस करके आगे वो हवाएं हैं, जो नमी वाली हवाएं थी वो नहीं जा पाई, जिससे कि जो इसका पूर्व भाग है, इस पहाड़ का ये पूर्व भाग जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में रह गया। तो इसको लद्दाख को क्या बोला गया भाई, ये हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र है जहाँ पर बारिश क्या बहुत कम हो पाती है। ठीक है, इसलिए ये शुष्क है। वैसे ठंडा है लेकिन शुष्क है, क्योंकि ये देखो ना कि जो ये मानसून जो आता है वो यहाँ से आता है,
ठीक है। तो यहाँ से आता है तो यहाँ क्या जम्मू कश्मीर पहले पड़ जाता है। अब जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ है उनसे टकरा के क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, और इधर वाला जो लद्दाख वाला इलाका है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है, ठीक है। ये वाला, ये लद्दाख वाला इलाका है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ की जो बारिश है वो अगर पूछी जाए तो भाई 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, बस मुश्किल से, ठीक है। तो भाई आपको मतलब क्या है कि इतनी बर्फीली हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन जब भी कभी भी थोड़ी बहुत भी जहाँ पर धूप निकल रही है तो वो धूप भी इतनी तेज होती है, क्योंकि क्या है कि काफ़ी ऊंचाई पर है। तो जितनी ऊंचाई पर होगे कि सूर्य के पास भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो जब भी सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी वो काफ़ी तेज भी पड़ती हैं। तो बताते हैं कि अगर आप एक तरफ छाया है और एक तरफ धूप है, तो अगर आप छाया में पैर करके या सिर करके ऐसे बैठे हो और आपके जो धूप में आपके जो सिर है या कमर है जो धूप में है, तो आपको सेम टाइम उष्माघात होता है सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक और तुषार उपघात क्या होता है भाई, वो होता है फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट तो दोनों का मतलब सेम टाइम महसूस आपको हो जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो धूप है वो भी काफ़ी तेज पड़ती है, ठीक है। और लद्दाख को क्या बोला जाता है भैया, खा पा चांद भी बोला जाता है लद्दाख को, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम मतलब बर्फ, बर्फ की भूमि, ठीक है। तो यहाँ पर जो वनस्पति जात और प्राणी जात क्या पाया जाता है भाई, क्या क्या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और कौन से जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भाई शुष्क है यहाँ पर, ठीक है। उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो विरल है, विरल क्या होता है भाई, बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। कहीं कहीं पर जानवरों के चरने के लिए घास और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक है घाटी में सरपत विल्लो, ठीक है। सरपत और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, जिसको बिल्लो भी बोलते हैं सरपत को, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में होते हैं ये, ठीक है। और लद्दाख में जो पक्षी पाए जाते हैं वो है रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप, ठीक है। ये नॉर्मल जो है वहाँ के पक्षी ये पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी, प्रवासी होते हैं भाई जो वहाँ से दूसरी जगह से जो आते हैं उनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं, ठीक है। तो जानवरों की बात करें, यहाँ पर जानवरों की अगर हम बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं लद्दाख में, ठीक है। इन पशुओं से जो वहाँ के लोग हैं वो क्या क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, मांस लेते हैं और खाल लेते हैं, ठीक है। याक के दूध का बोलते हैं कि भाई याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ और बकरी के बालों का जो उपयोग है वो ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक है भाई चीरू और तिब्बती एंटीलोप है जो विलुप्त जीव है अभी, ठीक है। तिब्बती एंटीलोप है जो विलुप्त मतलब कि जो अब नहीं दिखाई देते, जिसकी जो वो है प्रजाति है वो खत्म हो गई है, ठीक है। इसका शिकार शाहतूश, ठीक है, शाहतूश नामक शिकार शाहतूश के लिए, ऊन के लिए किया जाता था, जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता था। किसका भाई, एंटीलोप, तिब्बती एंटीलोप का शिकार किया जाता था शाहतूश के लिए, ठीक है। फिर यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर कौन पाए जाते हैं भाई, मुसलमान पाए जाते हैं और बौद्ध, ठीक है। यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के अधिकांश लोग मुस्लिम हैं और बौद्ध हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अनेक मठ पाए जाते, बौद्ध मठ, अनेक बौद्ध मठ पाए जाते हैं जो कि गोम्पा के साथ, गोम्पा है जो बौद्ध मठों का पुराना परंपरागत जो स्ट्रक्चर है उसके साथ, ठीक है, स्थित है गोम्पा, जिसको पुराना वो बोला जाता है गोम्पा, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध मठ कौन से हैं ये नाम पूछ लेते हैं आपसे। हेमिस है, थिक्से है, से और लामायुरु, ठीक है। ये
चारों नाम याद रखना। यहाँ के लोग जो है जौ, मटर, आलू, सेम और सलजम की खेती करते हैं। ठीक है, ये करते हैं खेती ग्रीष्म ऋतु में। सर्दी में फिर क्या करते हैं, सर्दी में खेती उनकी नहीं होती, उस टाइम पे वो धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपना टाइम है जो बिताते हैं। ठीक है, यहाँ की औरतें वो भी काफ़ी परिश्रमी होती हैं, जो कि घर और खेतों के काम तो करती हैं, इसके साथ साथ और वो क्या करती हैं, वो छोटे छोटे अपने व्यवसाय और दुकानों को भी संभालती हैं। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हो रखा है, अभी पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी जो सड़क और जो मतलब वायु मार्ग है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, जहाँ पर सड़क और वायु मार्ग और भली भांति जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है 1A जो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, किसके थ्रू, जोजिला दर्रा के थ्रू जोड़ता है। ठीक है, एक यहाँ से पूछा जाता है भाई, मनाली लेह राजमार्ग है जो 4 दर्रों से गुजरता है। पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता, वो कौन से हैं, वो है रोहतांग, बारालाचा, एक है लुनगालाचा। ठीक है, लुनगालाचा, टंगलंग। ठीक है, तो रोहतांग हो गया, बारालाचा हो गया और लुंगलालाचा हो गया और टंगलंगला। ठीक है, ला का मतलब है भाई ये दर्रा। ठीक है, और ये दर्रा है जो जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलता है। तो यहाँ से बना हुआ है क्वेश्चन, इसको ध्यान देना। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई आधुनिकीकरण मतलब जितना मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, एक ये भी है कि यहाँ के लोग की मुख्य एक्टिविटी क्या पूछी जाए तो आपसे, तो मुख्य एक्टिविटी क्या है भाई, पर्यटन। मुख्य एक्टिविटी पर्यटन है, जो देश विदेश के जो लोग आते हैं पर्यटन, उसके पर्यटक को देखने के लिए, ठीक है, पर्यटन स्थलों को देखने के लिए वो क्या करते हैं, गोम्पा के दर्शन मतलब कि जो बौद्ध मठ हैं उनके दर्शन करते हैं, और हिमनदों के दर्शन करते हैं, जो वहाँ के उत्सव और अनुष्ठान जो किए जाते हैं उनके करते हैं। ठीक है, वो काफ़ी उनके लिए आकर्षित होते हैं। अब बता रहे कि जो आधुनिकीकरण है उसके कारण जो वहाँ के लोगों का जनजीवन है काफ़ी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के लोग हैं वो नेचर के साथ काफ़ी अच्छा संतुलन बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो ये था भाई जो 2 रेगिस्तान थे, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, सहारा और लद्दाख डेजर्ट के बारे में। ठीक है, सहारा है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है और लद्दाख है जो कोल्ड डेजर्ट है भारत का। तो यहाँ से पूछा जाता है भाई यहाँ की जनजातियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, यहाँ के दर्रों के बारे में, ये काफ़ी पूछा जाता, तो इसको ध्यान देना। तो भाई अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।